फायरिंग के बीच जोरदार धमाकों से दहली यूक्रेन की राजधानी। रूसी फौज के खिलाफ यूक्रेन का काउंटर अटैक। कोस्टोमेल से दुश्मन सेना को खदेड़ने का दावा। देश के सबसे बड़े एयरबेस कुलबाकिनों से भी रूसी सैनिकों को किया बेदखल। मारियोपोल पर कब्जे की तैयारी में रूसी फौज। मेयर बोले रूस की सेना ने मारियोपोल को घेरा, तेजी से आगे बढ़ रही है रूस की आर्मी। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को वतन लाने का सिलसिला जारी। यूक्रेन में फंसे लोगों को पोलैंड, रोमानिया और हंगरी के रास्ते दिल्ली लाया गया। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक गोल्डी किचन किंग मसाला। गोल्डी मसाले जहां जाए रिश्ते बनाए। अटैक को लेकर अमेरिका ने चिंता जाहिर की है और कहा परमाणु संयंत्रों को न बनाया जाए युद्ध का हिस्सा। 15 न्यूक्लियर प्लांट्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रशिया। रूसी हमले में एनरहोदर के न्यूक्लियर पावर प्लांट में लगी भीषण आग। प्लांट में धमाके के बाद शहर में एंट्री बंद। यूक्रेनी सेना ने ट्रकों को बैरिकेड के तौर पर लगाया। एनरहोदर न्यूक्लियर प्लांट से 25% बिजली उत्पादन। यूक्रेन का ज़ैपोरिज़िया परमाणु संयंत्र पर रूसी कब्जे के बाद हाई अलर्ट। फ्रांस में लगभग 440 परमाणु सेंसर एक्टिव। यूक्रेन की सीमा से लगे देशों तक फ्रांसीसी परमाणु सेंसर नेटवर्क। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस की बमबारी से लगी आग। न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर को जबरदस्त नुकसान। हमले वाले न्यूक्लियर रिएक्टर में मौजूद था न्यूक्लियर फ्यूल। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हुई रूसी बमबारी से यूक्रेन में मचा हड़कंप। TV9 भारतवर्ष को यूक्रेन से टॉप सोर्सेज ने दी जानकारी। कहा रेडिएशन की जांच जारी है, हादसे की आशंका बरकरार। न्यूक्लियर प्लांट में धमाके के बावजूद ज़ैपोरिज़िया में घुसे रूसी टैंक। हमले की फिराक में टैंक और आर्टिलरी का काफिला घुसते दिखा। यूक्रेन में न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन का अंदेशा बढ़ा। न्यूक्लियर प्लांट के खतरे पर व्हाइट हाउस का अलर्ट जारी। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के हालात पर व्हाइट हाउस का बयान। खबरों पर नजर बनी हुई है। रूस ने प्लांट पर हमला किया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी अलर्ट पर। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में कब्जे के बाद बोले ज़ेलेंस्की सीमा पर 15 न्यूक्लियर पावर प्लांट, एक में भी धमाके का मतलब यूरोप का खात्मा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बेल्जियम में रूस को लेकर बड़ा हमला। कहा यूक्रेन पर कब्जा जमाने और यूरोप को बर्बाद करने के लिए परमाणु संयंत्रों को तबाह करना चाहता है रूस। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा अमेरिकी प्रयास और एकजुटता से दुनिया भर ने छोड़ा रूस का साथ। रूसी हमले की वजह से 12 लाख लोग हुए विस्थापित। कीव से सटे इरपिन में रूस का विध्वंसक मिसाइल अटैक। रिहायशी इलाके में इमारत पर दागी एक के बाद एक कई मिसाइलें। तबाही का वीडियो कैमरे में कैद। खार्किव के जेनेवा में रूसी हमले के बाद का वीडियो है सामने। जबरदस्त धमाके के बाद बिल्डिंग में लगी आग, धू-धू कर जलती दिखी इमारत। रूसी मिसाइलों का यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर ताबड़तोड़ हमला जारी। कीव की एक सोसाइटी में रूसी जेट ने बम बरसाया। ब्लास्ट से पूरा इलाका तबाह हो गया। कीव के बुजेंस्की में मिसाइल अटैक के धमाके के बाद पूरी इमारत तबाह हुई। बुजेंस्की में भारी जान माल का नुकसान। कीव के अलग अलग इलाकों में रूसी हमले जारी। यूक्रेन के मारियोपोल पर रूस का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से अटैक। रूस के हमले में एयरपोर्ट का रडार सिस्टम तबाह। हमले के बावजूद एयरपोर्ट पर यूक्रेन का कब्जा बरकरार। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। सबसे अहम पुल को उड़ाया। इरपिन से कीव को जोड़ने वाले ब्रिज को किया ध्वस्त। रूसी सैनिकों ने इरपिन पुल के साथ ही प्रिडनेस्ट्रोवी पुल को भी उड़ाया। धमाके के साथ पुल के तबाही के वीडियो आए सामने। यूक्रेन की राजधानी कीव में देर रात हुई भारी बमबारी से गूंजा पूरा इलाका। रूस की सेना की जारी है गोलीबारी और बमबारी। रूस की सेना के यूक्रेन के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले जारी। यूक्रेन के ओशाकोवो रूस ने हमले में यूक्रेन का मिलिट्री डिपो तबाह किया।
यूक्रेन ने रूस के सुखोई 25 को मार गिराने का किया दावा। रूसी Su-25 के दुर्घटना स्थल की जारी की फुटेज। रूस का यूक्रेन की राजधानी कीव समेत तमाम शहरों पर अटैक। यूक्रेन के स्नाइपर्स ने रूस के टैंक को उड़ाया। रूस के टैंक पर यूक्रेन के अटैक का वीडियो आया सामने। यूक्रेन पर जमीन से समंदर तक चौतरफा हमले पर कर रहा है रशिया। बेलारूस के माजिर से यूक्रेन की ओर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। रूसी मिसाइल का निशाना बनी हाई राइज बिल्डिंग्स। यूक्रेन के खार्किव में रूसी हमले के साथ बिल्डिंग में लगी भीषण आग। नाटो ने एक बार फिर क्लस्टर बम को लेकर रूस पर हमला बोला है। कहा यूक्रेन पर क्लस्टर बम से किया जा रहा हमला आम लोगों को निशाना बना रही है रूसी सेना। Ебать, все. जी हाँ, वॉर कवरेज में नंबर 1 लगातार आपका अपना चैनल TV9 भारतवर्ष। हमारी जाबाज टीम लगातार वॉर जोन में डटी हुई है। पल पल की अपडेट से आपको वाकिफ करा रही है। और देखते देखते देखिए, रूस यूक्रेन के बीच जंग का आज है 10वां दिन। कीव पर कब्जे के लिए रूस का भीषण हमला जारी है। वहीं यूक्रेनी सेना कीव को बचाने के लिए रूसी सैनिकों पर कर रही है काउंटर अटैक। बिल्कुल, और रूस के मिसाइल हमलों में यूक्रेन में जगह जगह तबाही के निशान दिख रहे हैं। जबकि ज़ेलेंस्की ने अब सीधे सीधे नेटो देशों को खरी खोटी सुना दी है। जहां वॉरजोन से तमाम एक्सक्लूसिव खबरों के साथ हम हाजिर हैं। तमाम बड़े एक्सपर्ट्स स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जो आपको युद्ध की बारीकियों और रणनीति के बारे में बताएंगे और समझाएंगे। और साथ ही आपको ये भी समझाएंगे कि आने वाले दिनों में रूस यूक्रेन के बीच का ये महायुद्ध किस पर कितना भारी पड़ने वाला है। और बुलेटिन की शुरुआत, इस बड़े डिस्कशन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में देर रात से भारी बमबारी जारी है। भारी बमबारी से पूरा इलाका गूंज रहा है। युद्ध के 10वें दिन रूस की सेना ने भारी बमबारी की है। तो कीव में लगातार पिछले 10 दिनों से इसी तरीके से हमले हो रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा टारगेट यही है कि राजधानी कीव पर कब्जा पूरी तरीके से कर लिया जाए। जो लगातार जानकारियां हम तक पहुंच रही हैं उसके हिसाब से कीव सिटी से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर ही हैं रूसी सैनिक, यानी कभी भी यहां पर धावा बोल सकते हैं और पूरे शहर पर अपना कब्जा कर सकते हैं। तो बहुत तेजी से जो रशियन फौजें हैं वो आगे बढ़ रही हैं। कीव को अपने कब्जे में लेने की जद्दोजहद लगातार जारी है। तस्वीरें कुछ हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, यूक्रेन की राजधानी कीव की ये ताजा तस्वीरें हैं जो TV9 भारतवर्ष पर इस वक्त आप एक्सक्लूसिवली देख सकते हैं। और यहां पर किस तरह से जो अपार्टमेंट्स हैं उनको भी निशाना बनाया गया है। रिहायशी इलाकों में भी लगातार बमबारी का सिलसिला जारी है। कीव में रात भर इसी तरह गोले बरसते रहे और सुबह की जब शुरुआत हुई तो हर तरफ धुएं का गुबार साफ तौर पर किस तरह नजर आया ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक पैनल यहां पर जुड़ा है, उनसे आपका तारुफ करा दें। और रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सॉय साहब से हम शुरुआत कर रहे हैं। संजय सॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा रिटायर्ड मेजर जनरल SP सिन्हा साहब हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। कर्नल अनुराग शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि होम मिनिस्ट्री में भी सर्व कर चुके हैं। आपका एक्सपीरियंस सर जो है उसके हिसाब से आपकी एनालिसिस जो है वो बड़ी अहम है। इसके अलावा हमारे साथ ग्रुप कैप्टन DK पांडे साहब मेरी दाहिनी ओर मौजूद हैं और प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। क्योंकि मंशा क्या है? मंशा तो व्लादिमीर पुतिन की इतिहास को पलटने की है। USSR का सपना वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। क्या 21वीं सदी के इस दौर में ये सपना पूरा हो पाएगा? क्या इतिहास वाकई बदलेगा? आज इस पर भी हम करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से।
करते हैं शुरुआत बातचीत की। सबसे पहले पांडे जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि एक के बाद एक ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक का सिलसिला जारी है। राजधानी कीव से 25 किलोमीटर दूर रह गई हैं रूसी फौजें, कितना टाइम लगना चाहिए? देखिए, महत्वपूर्ण है कि जो कन्वॉय 2 दिन पहले था रुका हुआ था और वो इंतजार कर रहा था किस प्रकार से जो ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको सप्रेस किया जाए। तो ये एक कुशल रणनीति का नमूना है कि आप पहले उन टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर दीजिए जहां से कि उम्मीद है कि कुछ रेजिस्टेंस आ सकता है और उसके बाद ही कन्वॉय बढ़ा। तो रात भर जो जिस प्रकार से स्ट्राइक की गई है, अब उम्मीद है कि आज वो कन्वॉय शहर की तरफ बढ़ेगा और जब वो शहर में आएगा तब उसका वहां पर जो लोग हैं उन पर क्या होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन थोड़ा गो स्लो की पॉलिसी चल रही है, उसके पीछे एक विशेष कारण है कि मतलब युद्ध जीतने की कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए, महत्वपूर्ण है कि वहां पर जो लोग हैं वो रशिया विरोधी न हो और क्योंकि उद्देश्य यही है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये कहा जा रहा था कि हफ्ते भर में सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये वॉर खत्म हो जाएगी। 10 दिन में 10वें दिन प्रवेश कर चुके हैं और ऐसा लग नहीं रहा है कि ज़ेलेंस्की या यूक्रेन की सेना सरेंडर करने के मोड में है। ऐसा है कि जो पुतिन का प्लान था वो ये था कि पहले मनोबल को तोड़ देना, जिस हिसाब से उन्होंने सेना का बिल्डअप किया और जिस प्रकार से उन्होंने भारी हमले करके अलग अलग दिशाओं से हमला किया, तो उनको लगा था कि यूक्रेन की सेना सरेंडर कर देगी, ज़ेलेंस्की मान जाएंगे उनकी शर्तों को, पर ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर जिस प्रकार से रेजिस्टेंस मिल रहा है, जिस प्रकार से लड़ाई चल रही है, तो उनको अपनी स्ट्रेटजी बदली करनी पड़ी। ये डायरेक्ट वॉर ग्राउंड नहीं है, ये स्ट्रीट फाइट जैसा भी दिख रहा है। बिल्कुल, इसी करके वो उन्होंने पहले बाहर अपनी फौज को बिल्डअप किया, आइसोलेट किया और जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, मिलिट्री टारगेट्स हैं, उनको बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि बिल्टअप एरिया, जब कीव एक बहुत बड़ा शहर है, उसके अंदर की लड़ाई बहुत खतरनाक हो सकती है, बहुत ज्यादा कैजुअलिटी। लेकिन अनुराग जी जरा ये समझाइए कि आखिर कीव पर पहुंचने में, कीव पर कब्जे के लिए इतना समय क्यों लग रहा है? इस सवाल का जवाब आपसे लेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, सबसे पहले वो बता देते हैं। चेरनीव में आज सुबह से ही लगातार धमाके और एक बड़ा धमाका हुआ है। विस्फोट के बाद आसमान में आग का गोला नजर आया है। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर फिर से हमले शुरू कर दिए हैं और कीव के बाहर विशाल रूसी बख्तरबंद सैनिक काफिला है। कीव पर कभी भी बड़े हमले की आशंका है, बड़े हमले की आशंका है। 25 किलोमीटर की दूरी रह गई है। लेकिन जरा ये समझाइए इन तस्वीरों के साथ, तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे कीव पर एक के बाद एक अटैक हो रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रात के अंधेरे में जिस तरीके से अटैक किया गया और उसके बाद आसमान में सिर्फ आग के शोले नजर आए, जलजला है, पूरा कीव इस वक्त थर्रा रहा है ऐसे धमाकों के साथ। सर, समझने की कोशिश आपसे करते हैं कि आधुनिक हथियार है रशियन सैनिकों के पास, 20-25 किलोमीटर की दूरी पर रह गई है, लेकिन इतना समय क्यों लग रहा है कीव पर पूरे तरीके से कब्जा करने के लिए? जी, जब वॉर में जाते हैं कोई कंट्री तो उसमें टाइम प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि हम इतने पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे। इस समय हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रेटेजिक फाइट जो कि रशिया लड़ रहा है वो एक टैक्टिकल लेवल पे लड़ रहा है और बिल्डअप एरिया के अंदर लड़ाई करना बहुत ही मुश्किल होता है, खासकर तब जब पूरे वर्ल्ड की नजर आपके ऊपर है और आपको ह्यूमन राइट का भी ध्यान रखना है और साथ साथ वो इंश्योर कर रहे हैं कि छोटे से छोटे हथियार का यूज। कीव के जियोग्राफी को आप समझा पाएंगे कि आखिर वहां पर किस स्ट्रैटेजी के साथ रशियन सैनिक घुसने की कोशिश कर रहे और इतना समय क्यों लग पा रहा है? जी, रशिया इस समय उसको चारों तरफ से घेर चुका है कीव को और धीरे धीरे पेनिट्रेशन कर रहा है। उसके कुछ लड़ाकू ऑलरेडी कीव के अंदर आ चुके हैं, जिसे सैबोटाज यूनिट कहा जाता है, और वो ऑलरेडी आके ऑपरेटिव है इनसाइड। और कीव के अंदर लड़ाकू आ चुके हैं रूस के और एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है यूक्रेन पर। लेकिन यह खतरा सिर्फ यूक्रेन तक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से न्यूक्लियर जो उनका प्लांट है उस पर एक बड़ा हमला किया गया था। सर, मैं ये समझना चाहूंगा कि कल ज़ेलेंस्की ने यह कहा, वहां के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर न्यूक्लियर प्लांट में रेडिएशन लीक हो गया और वहां पर ब्लास्ट हो गया तो यह सिर्फ यूक्रेन के लिए खतरा नहीं है, बल्कि यह पूरे यूरोप पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आप कैसे देखते हैं और क्या वाकई में अगर कल ऐसा हो जाता तो यूरोप मुश्किल में आ जाता? देखिए, पहली बात तो यह है कि जितनी न्यूज ये आ रही है इस समय, जैसे ब्लफ ब्लस्टर कॉर्पोरेशन बीबीसी करता था, मैं हर न्यूज को फेस वैल्यू पे नहीं लूंगा कि किसने क्या कहा और किसने क्या न्यूज दे दी और किसने क्या न्यूज दी थी। मेरा एक इतिहासकार होने के नाते मैं क्वेश्चन करता हूं चीजों को। ये जो कह रहे हैं आप न्यूक्लियर ब्लास्ट पे कि रशिया ये कर रहा है, मुझे बताइए क्या गारंटी है कि मरते मरते जो है खुद यूक्रेन का प्रेसिडेंट जो है उसको ब्लास्ट ना करवाए पूरे यूरोप को खत्म करने को? जबकि अब वो मतलब ये है कि जब उसकी अब जब वो कह रहा है, अब नाटो को गाली निकाल रहा है। पहले नाटो के चढ़ाने के ऊपर चढ़ गया था, अब नाटो को गाली निकाल रहा है, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो जाते जाते? सर, आपकी बात को पूरी करेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूक्रेन के सभी प्रांत का थर्मल पावर प्लांट तबाह हो गया है। रूसी के मिसाइल अटैक में थर्मल पावर प्लांट पूरी तरह से नष्ट हो गया है। थर्मल पावर प्लांट की तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं।
बिल्कुल, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, थर्मल पावर प्लांट की तबाही की तस्वीरें। और इससे पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट में कल जो आग लगी थी, ये मामला भी लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। भारत ने यूएन में कहा है, एसपी सिन्हा जी, कि अगर इस तरह से न्यूक्लियर प्लांट पर हमले किए गए, उन्हें निशाना बनाया गया, तो उनकी सिक्योरिटी हमारा प्राइम कंसर्न है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि न्यूक्लियर प्लांट का जो कोर बिल्डिंग है उस पर अटैक नहीं हुआ है। ये अटैक हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में, ये अटैक हुआ है फायर रशियन टैंक्स ने थर्मल इमेजेस का इस्तेमाल करके जो अटैक किया है वो एडम एरिया और ट्रेनिंग एरिया में है, उसमें आग लगी है। वो आग कोर मिसाइल अगर कुछ मीटर की दूरी पे गिर जाती तो एक सेकंड मैं एम्युनिशन डिपो मेरे को रिपोर्ट कर, इसीलिए आपका कमेंट जरूरी है। एम्युनिशन डिपो का मैं टेक्निकल इंस्पेक्शन करता था एज एमजीओ जी, तो प्लीज ग्रांट मी दिस। देखिए, प्रोटेक्शन एम्युनिशन डिपो पे भी प्रोटेक्शन वॉल्स होता है कि यदि ब्लास्ट हुआ तो वो शॉक इफेक्ट वो बर्दाश्त कर सकता है, तो नेचुरल प्रोटेक्शन होता है। दूसरी बात है कि ऐसे ऐसे न्यूक्लियर प्लांट्स में ऑटोमेटिक स्विच ऑफ फैसिलिटी होता है कि टेम्परेचर वेरिएशन है, कुछ ऐसा हुआ तो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है, तो सुरक्षा तो गारंटीड है। ये जो खामखा ये जो हाइप अप करने की जो प्रतिक्रिया कुछ न्यूज एजेंसी कर रही है विदेश की, ये गलत है। देखिए, ये गारंटी कौन लेगा सर? मिसाइलें गिर रही हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट पर इसका असर नहीं होगा, वहां पर विस्फोट नहीं होगा, इसकी गारंटी क्या रशिया ले सकता है क्या, ऐसे माहौल में जब लगातार धड़ाधड़ मिसाइलें गिर रही हैं? एक सेकंड हाँ। रशिया चाहता तो जो न्यूक्लियर फैसिलिटी का जो पावर प्लांट का जो कोर बिल्डिंग था वहां दागता, क्यों नहीं दागा? देखिए, उसकी मकसद बहुत साफ है, क्या है? शॉक इफेक्ट देना है, भय क्रिएट करना है, ताकि जेलेंस्की भी लेकिन तस्वीरें जो है वो भय से ज्यादा विनाश की आ रही हैं, भय से ज्यादा विनाश की आ रही हैं। वहां से महिलाएं, बच्चे सब देश छोड़ के जा रहे हैं, जो बच गए हैं वो हथियार उठा रहे हैं। सिविलियंस के हाथों में हथियार आ जाना, आप समझ रहे हैं, आप समझाएंगे कि ये वॉर किस डायरेक्शन में जा रहा है और इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर क्या किसी का नहीं है आज की तारीख में? देखिए, यूक्रेन राष्ट्रपति ही इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि आपने जब आम लोगों को हथियार दे दिए तो वो किसी भी सैनिक के लिए टारगेट बन गए। अगर एक सैनिक के सामने कोई भी सिविलियन आता है, उसके हाथ में हथियार है, तो वो भी इसके लिए टारगेट। यही सवाल लोग पूछ रहे हैं कि एक चुना हुआ इलेक्टेड लीडर क्या देश को ऐसे ही सरेंडर कर दे? नहीं, सरेंडर करने की बात नहीं हो रही। बात पुतिन और एक डेमोक्रेटिक नेशन में कोई अंतर है कि नहीं? ठीक है, आप कैसे देखते हैं? इस खबर का इस जवाब का हम रुख करेंगे, लेकिन एक खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है बेलारूस की तरफ से। यूक्रेन पर मिसाइल अटैक, बेलारूस के माजर से 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है और यूक्रेन को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। तो बैलिस्टिक मिसाइल का यूज हो रहा है, बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया जा रहा है। मकसद साफ है, यूक्रेन की बर्बादी का, यूक्रेन पर कब्जे का। मैं कपिल सर से एक सवाल समझना चाहूंगी, इसका जवाब समझना चाहूंगी। सर, इनसाइड स्टोरी के ऊपर मेरा एक सवाल है। जिस तरीके से खबरें लगातार आ रही हैं जेलेंस्की को लेकर के कि राष्ट्रपति भवन के पास अटैक हुआ, मिसाइल का टुकड़ा मिला, उसके बाद एक खबर आई कि 3 बार उनके ऊपर अटैक हुआ, उनको मारने की कोशिश की। क्या ये सब खबरें इसलिए तो नहीं फैलाई जा रही है कि अब वक्त आ गया है जेलेंस्की को यूक्रेन छोड़ देने का, यूक्रेन से वो भाग जाएंगे? देखिए, बाइडेन इनडायरेक्टली कह चुके हैं कि वो छोड़ना चाहे तो छोड़ के चला जाए। रूस से ज्यादा इस समय आपका जो नाटो है ना, वो ये चाहता है कि ये क्राइसिस खत्म हो, क्योंकि नाटो की कोई कंट्री जो है वॉर के अंदर एंटर नहीं करना चाहती। आप देख चुके हैं उसको। अब तो जेलेंस्की भी कह रहे हैं कि नाटो जिम्मेदार होगा। आपको अब देखिए, मैंने तो उस दिन कहा था कि बाइडेन ने जो कहा था कि चढ़ जा बेटा यूक्रेन सूली पर, भले करेगी नाटो, और जब तक नाटो आए रूसियों तुम इनको काटो। ये पॉलिसी जो डायरेक्टिव वो लेकर के चले हैं वहां पे। और एक चीज मैं आपसे और बता दूं, देखिए, ये जो बात हो रही है 5 दिन 10 दिन की, मेरे सामने बहुत बड़े जर्नल्स खड़े हैं, मैं बोल नहीं सकता, लेकिन एज ए हिस्टोरियन मैं एक बात कहूं आपको कि जब इंडियन फोर्सेस 71 में चली ढाका की तरफ, तो कोई ये नहीं सोच के चली थी कि हम 90,000 लोगों का सरेंडर ले लेंगे। हमारी फोर्स फाइट करने गई थी वहां पे, समझे आप इस बात को? और वहां तक जाते जाते भी 10 दिन लग गए थे। तो ये पता नहीं कौन 10 दिन इस युद्ध को भी हो चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब ये युद्ध हो रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय वो तमाम संस्थाएं क्या कर रही हैं? मैं इसका जवाब लूंगा। ब्रिगेडियर अग्रवाल मेरे साथ है। सर, आपने एक लंबा करियर आपने देखा है और तमाम युद्धों को देखा है। यहां पर जो हो रहा है उसमें नाटो हो, यूएन हो या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो, ये सब प्रतिबंध लगाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन रशिया रुक नहीं रहा है। रशिया रुकेगा कैसे? रशिया को रोकेगा कौन? सवाल ये है। सवाल ये जो आपने पूछा अच्छा है। नेटो का रुख और उसका असर और उसका काट, सच्चाई ये है कि यूएनजीए का रेजोल्यूशन वाटर डाउन करना पड़ा,
उसमें आर्टिकल 7 का वर्णन नहीं आ पाया, वरना 141 देश उसके फॉर वोट नहीं करते। नंबर 1, 4 पॉइंट है इसमें। कल भी वोटिंग हुई है। लेकिन नंबर 2, IAEA का रेजोल्यूशन जो पोलैंड और कनाडा ने बनाया, उसको बाकी 35 मेंबर कंट्रीज को देने में विलंब और वाटरिंग डाउन। तीसरा, टर्की जो कि मॉन्ट्रो कन्वेंशन के अंतर्गत ब्लैक सी की एक्सेस पर एकदम चोक कर सकता था, नहीं किया। चौथा, यानी इंटरनेशनल, लेकिन इस बीच एक अहम सर, एक बड़ी खबर आ रही है। खबर आ रही है, कीव के पास चेचन के जवानों का जमावड़ा दिखा है। चेचन जवानों का जमावड़ा बिल्कुल यूक्रेन की राजधानी के पास टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ दिखे चेचन जवान कीव की तरफ बढ़ता दिखा। चेचन जवानों का काफिला, ये चेचन विद्रोही जो हैं, जो चेचन जवान हैं, संजय सोय साहब इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। कीव के बिल्कुल पास ये चेचन विद्रोहियों की मौजूदगी जो है, ये अपने आप में क्या कह रही है, क्या बता रही है, क्या कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ये दिखा रहा है कि हर तरफ जो है रशिया अटैक कर रहा है, अलग अलग डायरेक्शन से हर तरह के रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहा है। किसी प्रकार के रिसोर्स उन्होंने छोड़े नहीं है, चाहे वो चेचन हो चाहे बेलारूस है। मतलब साम दाम दंड भेद का मामला चल रहा है। बिल्कुल हर तरह का उन्होंने इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी आप देखें जिस प्रकार से उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया है, पिन पॉइंट टारगेट अभी भी कर रहे हैं वो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिविल टारगेट है, वो जो प्रोपेगेंडा आ रहा है वो यूक्रेन की तरफ से ज्यादा आ रहा है कि जो सिविल बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो रही हैं, और क्योंकि वो मिलिट्री लॉसेज नहीं दिखा रहे सिर्फ रशिया के टैंक जलते हुए और अपनी सिविल बिल्डिंग जलते हुए। बिल्कुल, अंकिता भी हमारे साथ है। अंकिता, कर्नल अनुराग इस पर कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि इस समय रशिया पूरा का पूरा जोर लगा रहा है, और ये मर्सनरीज भी जो चचन्या रिवोल्यूशनरी देखी आपने, ये सारे मर्सनरी भी इसलिए इन्वॉल्व किए हैं कि उनका मेन मकसद इस समय है कि यूक्रेन की पॉलिटिकल पावर, यानी कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनको जल्दी से जल्दी एलिमिनेट करना। और इसको एलिमिनेशन की बात हो रही है, लेकिन मिस्टर अग्रवाल ने एक बात कही थी कि नाटो का काट ढूंढने की बात हो रही है। नाटो की काट ढूंढने की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें? नहीं, नाटो इस समय सीन में नहीं है। नाटो ने क्लियरली बोल दिया है कि दे विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस वॉर। समीर जी, नाटो काट में नहीं है, अग्रवाल साहब कह रहे थे। अग्रवाल साहब कुछ कह रहे हैं आप? जी बोलिए। चौथा पॉइंट ये था कि देखिए, आपका परिप्रेक्ष्य और कॉन्टेक्स्ट ये है कि अंतरराष्ट्रीय रिएक्शन क्या है, कम है, और उसकी काट क्या है। चौथा प्रमाण अंतरराष्ट्रीय रिएक्शन का कम होने का यह है कि अमेरिका के घोर दबाव के बावजूद सऊदी अरेबिया ने पेट्रोलियम प्रोडक्शन कम करने से इनकार कर दिया है। ध्यान रहे कि रशिया भी मेंबर है ओपेक प्लस। लेकिन सर, सऊदी अरेबिया यूक्रेन और रशिया के बीच में मध्यस्थता करने को तैयार है। वो तो कह रहे हैं हम फोन पे बात करवाने को तैयार है। देखिए, कोई भी मध्यस्थता हो, जो पुतिन साहब ने बोल दिया है क्लियर, हमारी ये 3 रेड लाइंस मान लोगे तब हम आगे बात करेंगे, अन्यथा हम बात नहीं करेंगे। ये तो दादागिरी है ना, दादागिरी भी तो है। नहीं है। ये आप लोग का नैरेटिव है, ये दादागिरी अमेरिका की है। तो नैरेटिव रशिया का कहां से सामने आएगा जब मीडिया पर लग जाएगी वहां पर पाबंदी? सर, आपका जवाब लेंगे, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से। रशिया से नहीं आ रही है। सायरन बच चुका है, ब्रेकिंग सायरन। देखिए, हमले में शुरू करेंगे, यहीं से शुरू। यूक्रेन में रूसी हमले में पेंटागन का बड़ा दावा है। सर, लौट रहा है। रूस में एक हफ्ते में 500 से अधिक मिसाइलें दागी हैं। देखिए, खबर आ रही है यूक्रेन के खिलाफ रूस ने सभी तरह की मिसाइलें दागी हैं, हर तरह की मिसाइलें दागी गई हैं। यूक्रेन के ऊपर जो भी खतरनाक मिसाइलें हो सकती थी वो दागी गई हैं पेंटागन की तरफ से। ये बयान आया। सर, आप मीडिया से बहुत नाराज हैं, लेकिन मेरा एक सवाल सुनिए सर, प्रश्न तो सुन लीजिए सर। आई अंडरस्टैंड दैट यू वांट टू से सो मेनी थिंग्स, बट यू हैव टू लिसन द क्वेश्चन। मेरा सवाल यह है कि रूस को अधिकार है अपनी सीमाओं की रक्षा का, नाटो को अधिकार है, यूएस को भी अधिकार है अपनी डिप्लोमेसी। यूक्रेन का क्या अधिकार था? यूक्रेन का अधिकार था इस तरीके से बर्बाद हो जाना, लुट जाना, अपनी आजादी के लिए नहीं लड़ना। मैंने कभी ये नहीं कहा कि यूक्रेन का अधिकार नहीं है, समझ लीजिए। लेकिन सवाल ये है कि एक राजनीतिक लीडरशिप कि तू दूसरों में हाथ के में खेल करके अपने देश का सत्यानाश करेगा। जो आपके सामने आ रहा है निकल करके पूरा का पूरा, उसको देखिए ना, वहां उसकी राजनीतिक परिप्रेक्ष्यता कहां। सर जेलेंस्की को सुनिए सर, जेलेंस्की को जो चीजें विरासत में मिली हैं उसमें ऐसी बहुत कहते हैं कि आपके हाथ काट के आपको आदेश दिया गया। न्यूक सारे किसके सिक्योरिटी के भरोसे? रूस था उसमें यूरोप कंट्रीज थी, उसमें यूएस था। उन्होंने कहा कि हम सुरक्षा देंगे, अपने हथियार हमें दे दो, और आज देखिए वही देश खेल रहे हैं उसके साथ। तो जेलेंस्की के पहले जो रशियन सपोर्टर लीडर्स थे या जो यूरोप के, वो नहीं दोषी हैं। मुझे एक बात नहीं सर, सवाल ये भी है कि क्या जेलेंस्की हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, सरेंडर कर दे? जल्दी से कपिल जी, क्या पुतिन ने क्यों किया ये?
मैंने कल भी कहा था कि रूस को जब मर गया था रूस यूएसएसआर गिरने के बाद में, सीटों खत्म हो गई, सेंटो खत्म हो गई, क्यों इन्होंने नाटो बना के रखी, क्यों इन्होंने नाटो का एक्सपेंशन किया? आप एक देश को घेरेंगे, अगर पुतिन को किसी ने बनाया है तो अमेरिका ने बनाया है, अगर जिनपिंग को किसी ने बनाया है तो अमेरिका ने बनाया है, तालिबान किसी ने बनाया था तो अमेरिका ने बनाया। मुझे ये बताइए अग्रवाल साहब, अभी क्या हो रहा है? अभी जो बर्बादी का आलम इस वक्त यूक्रेन में नजर आ रहा है, उसको रोकने के लिए क्या कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता? नाटो नो फ्लाई जोन क्यों नहीं घोषित करता? कर सकता है, क्यों नहीं कर रहा? देखिए 13 फरवरी को ही अमेरिका के अंदर पुराने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट तुलसी गबार्ड ने बोल दिया था, अमेरिका ने सिर्फ 2 बातें बोलनी है, यूक्रेन तुमको हम बचा तो सकते नहीं, तुमको नेटो में भर्ती नहीं करेंगे और तुम्हारे सरजमीन पे जवाब लेंगे, लेकिन सायरन बज गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं आपको। खबर आ रही है, अमेरिकी खुफिया एजेंसी पेंटागन की रिपोर्ट है कि कीव से लगभग 25 किलोमीटर उत्तर में रूसी सैनिकों का बड़ा काफिला देखा गया है। यूक्रेनी हमलों में पुलों के उड़ने से रफ्तार थोड़ी सी धीमी हुई है और अमेरिका की तरफ से यह खबर है, यूक्रेनी हमलों में पुलों के उड़ने से इस युद्ध की रफ्तार धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है और अमेरिकी खुफिया एजेंसी पेंटागन की रिपोर्ट है और उसी रिपोर्ट के आधार पर हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिसमें धुएं का गुबार साफ तौर पर देखा जा रहा है। और इसी पर एक सवाल विपिन मैं भी पूछना चाहती हूँ, कीव और इरपिन के बीच का जो पुल था उसे उड़ा दिया गया है, ऐसे में जो रफ्तार है कम हो गई। तस्वीर आ गई और बिग बॉल पर इन तस्वीरों को दिखाते हैं कि कैसे अमेरिकी खुफिया एजेंसी पेंटागन की रिपोर्ट है कि पुलों को उड़ाया गया है जिससे युद्ध की रफ्तार धीमी पड़ गई है और ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप वॉर ग्राउंड से देख रहे हैं हमारे साथ बिग बॉल पर। ये तस्वीरें देखिए और समीर थोड़ी सी इन तस्वीरों को एलैबोरेट करिए। बिल्कुल, और एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि बहुत तेजी से अब रशियन फौजें जो हैं वो कीव की तरफ आगे बढ़ रही हैं। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये कि 25 किलोमीटर दूर ये काफिला रह गया है। संजय सॉय साहब, इस पर एक रिएक्शन आपका चाहूंगा और अगर इन तस्वीरों को आप इलैबोरेट करके हमें बता सकें और मायने क्या है, मतलब क्या है और इन 25 किलोमीटर के फासले को तय करने में कितना वक्त लगेगा? नहीं, ऐसा है कि जो रशिया के कई दिनों से यहाँ पर कंसंट्रेशन किया हुआ था, बिल्डअप चल रहा था और वो कोशिश हो रही थी उनकी लगातार मिसाइल अटैक के द्वारा, हवाई हमलों के द्वारा कि कीव का जो डिफेंसेस हैं, जो को रेजिस्टेंस है वो खत्म किया जाए। अब जैसा कि अब खबर आ रही है कि उनके पुलों को यूक्रेन ने उड़ा दिया है। इसका कारण यह है कि जो क्लियर मोबिलिटी मिल रही थी, इस रशिया को अभी अपने ब्रिज लॉन्च करने पड़ेंगे और अगर ब्रिज लॉन्च करना है तो उस इलाके को सिक्योर करना पड़ेगा, उस इलाके की सेफ्टी करनी पड़ेगी। यूक्रेनी सेना के पास एकमात्र यही उपाय रह गया है कि वो ब्रिज तोड़े ताकि शहर में एंटर करने से रोका जा सके। यूक्रेनी सैनिक कैसी स्ट्रैटेजी अपना पा रहे हैं रशियन आर्मी को रोकने के लिए? नहीं, इसमें ऐसा है कि यूक्रेन सेना के पास कोई ऑफेंसिव कैपेबिलिटी नहीं है, वो सिर्फ डिफेंसिव कैपेबिलिटी है, उनके पास इतने टैंक नहीं है, एयरफोर्स नहीं है, तो ये एक डिफेंसिव स्ट्रेटेजी है। एक सवाल है कि फिर तो यूक्रेन के जो जर्नल्स हैं, जो वॉर स्ट्रेटजी मेकर्स हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? क्या वो फ्रंट तैयार कर पाएंगे जिससे इस लड़ाई को थोड़ा स्ट्रेच कर सके और रशिया पर दूसरे दबाव बढ़ सके? क्योंकि हम देख रहे हैं कि रूस की इकोनॉमी का बहुत इंटरनल प्रेशर इस वक्त है। आज सुबह 124 रूबल था $1 का, वो हर दिन हर घंटे गिरता जा रहा है। बिल्कुल सही कर रहे हैं और उनकी जीडीपी जो है, जो बैन किए गए हैं, वो 1.2% डाउन होने की संभावना भी है। देखिए यूक्रेन के पास ज्यादा ऑप्शंस है नहीं, अगर आपके ऊपर बहुत नहीं, लेकिन एक देश जो लड़ना चाहता है, अगर उसकी लीडरशिप ने तय कर लिया कि वी आर गोइंग इन फाइट, देन ऐसी सिचुएशन में हमने क्या एग्जांपल देखे हैं पास्ट में? देखिए युद्ध है ये, यहाँ भावनात्मक चीजों से बात नहीं बनती है। आपको आपका ताकत भी होनी चाहिए, आपका कैपेसिटी होनी चाहिए आप लड़ाई करने के लिए। विल इज नॉट द ओनली एलिमेंट। आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे और कीव के बीच आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे इन तस्वीरों को एलैबोरेट करते हुए कि ये तस्वीरों के मायने क्या है और ये युद्ध किस तरफ जा रहा है? देखिए, ये जो आप तस्वीरें दिखा रही हैं, अब ये युद्ध बिल्ट अप एरिया वॉरफेयर की तरफ घुसने वाला है और इसमें आपने पूछा रणनीति, और इसमें उदाहरण दे दूं मैं आपको मोसुल का। चंद साल पहले इराक और अमेरिकी फौजें जिस तरह से उत्तरी इराक में मोसुल गांव पे। ठीक है सर, इस बीच एक अहम खबर ये आ गई है कि ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी सीनेटर्स को लिखी है चिट्ठी। अमेरिकी सीनेटर्स को आपात मीटिंग के लिए चिट्ठी लिखी गई है कि आपात मीटिंग होनी चाहिए।
आज रात 8 बजे अमेरिकी सीनेटर्स के साथ जेलेंस्की की ये मीटिंग होगी। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सीनेटर्स को ये चिट्ठी लिखी गई है और जेलेंस्की के साथ अमेरिकी सीनेटर्स की इस मीटिंग में क्या निकलकर सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जेलेंस्की खुद ये चाहते हैं कि अमेरिकी सीनेटर्स के साथ वो मीटिंग हो और उसमें वो अपनी बात रखें। एसपी सिन्हा साहब, क्या उम्मीद अमेरिका से जेलेंस्की को? अमेरिका जेलेंस्की जो चाहता है वो नहीं कर पाएगा। अमेरिका की व्यवस्था है कि ट्रूप्स ऑन बूट्स ऑन द ग्राउंड वो कभी नहीं ला पाएगा। वो मॉरल सपोर्ट देता रहा है, चढ़ जा बेटा बांस पे, चढ़ जा बेटा बांस पे, बांस खींच किया और जेलेंस्की जमीन पे तो ये बार बार कहा जा रहा है कि अमेरिका ने धोखा दे दिया यूक्रेन को, जेलेंस्की को धोखा दे दिया, धोखे में रहकर बयानबाजियां की गई। ये समझ में नहीं आया जेलेंस्की को? एक सेकंड। जेलेंस्की को यदि तौलना है तो उसको दो मापदंड पे तौलना पड़ेगा। जेलेंस्की का मिलिट्री कैपेबिलिटी, सोच का, और दूसरा उसका लीडरशिप ग्राउंड के एज ए पॉलिटिशियन। यदि मिलिट्री कैपेबिलिटी की बात करें तो जेलेंस्की को मैं समीर, हम जवाब बाद में लेंगे, लेकिन इस बीच एक और अहम खबर आ रही है, आपको बता दें। सुमी में आज आमने सामने की फाइट का अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुमी के लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। आपको बता दें कि मारियोपोल में लगातार कब्जे की तैयारी में रूस की फौज लगी हुई है। इस्माइल बेरेज़्वा ओडेसा में हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार बमबारी हो रही है। और सर, जब ऑप्शंस की बात हो रही थी, जेलेंस्की और अमेरिका से के बीच में बातचीत करना चाहते हैं, अमेरिकी सीनेटर से बात करना चाहते हैं। आपने सर थोड़ी देर पहले कहा था कि स्ट्रेटेजी है, लेकिन आप ही ने ये बात कही थी कि मोमेंटम है। मिस्टर अग्रवाल, देखिए, इसमें स्ट्रेटेजी के 4 अंग हैं। पहला, कंटेनमेंट मतलब अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, यूक्रेन के लोग या उनके फाइटर्स। दूसरा, यूक्रेन ने रेजिडेंशियल एरियाज में, कीव में डिफेंसिव पोजीशंस बना ली हैं, असले जोड़ के रख लिए हैं, इसलिए, और सीसीटीवी लगा दिए सर। लेकिन तो यूक्रेन में अब आपकी ये स्ट्रैटेजी 30 सेकंड में आगे। जो रशिया का आप टाइम फ्रेम मांग रहे हैं वो तब होगा, पहले वो इनको न्यूट्रलाइज करेगा। घूम फिर के तो बात वही आ जाती है, कितना सवाल ये कर पाएंगे है सर? कि ये युद्ध की टाइमिंग लगा, आज 10वां दिन हो गया। आपको क्या लग रहा है, क्या रशिया कमजोर पड़ रहा है या यूक्रेन मजबूत पड़ रहा है, या फिर रशिया की स्ट्रेटेजी का पार्ट है ये बिल्कुल स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी का पार्ट है। ना रशिया कमजोर पड़ रहा है, ना यूक्रेन कमजोर पड़ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेटेजी का पार्ट है। अनुराग जी, इसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तब वो अंदर जाएंगे। सर, अंजलि के पास एक सवाल। अनुराग जी, जरा ये समझाइए कि क्या ये जेलेंस्की की ये कैसी मजबूरी है कि जब वो कह रहे हैं कि अब जो मौतें होंगी उसके लिए नाटो भी जिम्मेदार होगा, अमेरिकी सीनेटर्स को लेटर लिख रहे हैं, अभी भी जो बाइडेन से बात कर रहे हैं, ये किस सिचुएशन में फंस गए हैं वो, कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए? ये जिस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है, जिसके अंदर एक तरह से वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर आप पिछले 24 आवर्स के अंदर देखें तो प्रेसिडेंट जेलेंस्की का अता पता नहीं है, उनका कोई गारंटी नहीं है कि वो अपने देश में है कि कौन सा तरीका इन्फ्लुएंस करने का? वो भाग गए, वो खुद बैकफुट पे है। पूछिए कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी प्रेजेंस दी है और ये बताया कि वो भागे नहीं है, वो युद्ध के मैदान में अभी भी डटे हुए हैं। एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है जिसके अंदर केवल वीडियोस बाहर आए हैं। एसपी सिन्हा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन बताइए, जेलेंस्की को अब भागना ही पड़ेगा। प्रेसिडेंट जेलेंस्की क्या कह रहे हैं वो सामने आ रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है वो सामने आ रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है वो सामने आ रहा है, लेकिन रशिया में क्या हो रहा है एग्जैक्टली वो सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां पर मीडिया पर पाबंदी लग रही है, सारे चैनल छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। तो होगा क्या? छुपा रहा है। एक ऐड कर दूं, 15 साल कैद की सजा अनाउंस की गई है वहां पे। आखिर किस बात की पर्देदारी है? देखिए, मैं आता हूं आपके पास। पहली बात कि फॉग ऑफ वॉर में जो तस्वीर साफ तब नजर आएगा जब सही रिपोर्टिंग हो। रशियन साइड से सही रिपोर्टिंग हो नहीं रही है। वेस्टर्न मीडिया हाइप कर रहा है, वो करने ही नहीं दे रहे। एक सेकंड मेरे बोलने तो दो। हाँ। वेस्टर्न मीडिया हाइप कर रही है सिचुएशन, झूठ को सच। यहाँ मैं आपको रोकूंगा, एक बड़ी खबर आ रही है और वॉर जोन से सायरन बज चुका है। नाटो में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मांग ठुकराई गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने किया समर्थन और जेलेंस्की ने जो नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग की थी, फिलहाल उनकी ये मांग नहीं मानी गई और फ्लाई जोन घोषित करने से पूरे यूरोप में युद्ध का खतरा होगा, ऐसा ब्लिंकन का मानना है। ठीक है, कंप्लीट करें जल्दी से। नहीं, मैं ये कह रहा था कि फॉग ऑफ वॉर में जब तस्वीर तब साफ होगा जबकि बैलेंस रिपोर्टिंग हो। रूस के तरफ से तो टोटल ब्लैकआउट है, सही पता नहीं चल रहा है।
वेस्टर्न मीडिया हाइप कर रही है सिचुएशन। वेस्टर्न मीडिया ने रिपोर्ट किया डे 2 पे कि जो 10 किलोमीटर दूर है रशियन टैंक्स। रात को शाम के वक्त बीबीसी ने कहा कि 30 किलोमीटर दूर है। टैंक की स्पीड मान लिख के चलिए कि 65 किलोमीटर पर आवर होता है, बट ये पीस टाइम मैनूवर है, मूवमेंट है। यदि बैटल जोन में लोग कहते हैं 4 से 5 किलोमीटर पर आवर है, तो यदि मैं 2 किलोमीटर पर आवर की कैलकुलेशन पे काम कर रहा हूं। कपिल सर, बैटल जोन में ये स्पीड, समीर, ये स्पीड जो है, क्या ये स्ट्रैटेजी का पार्ट है या फिर जो प्रेशर लगातार प्रतिबंध लग रहे हैं उसकी वजह से बैकफुट पर आ रहा है रूस, रशिया? मैं आपको एक बात समझा दूं। रशिया इतना मजबूत है, अगर वो चाहता तो पहले दिन में यूक्रेन को अपने मिसाइल से तबाह कर देता। उसने नहीं किया, तो वक्त क्यों लग रहा है? सुनिए ना, देखिए यही तो आप एम समझिए। आप लोग हाइप पे चले जाते हैं कि वेस्टर्न मीडिया का कह रहा है। रशिया जो स्ट्रेटेजी लेके चला था वो ये स्ट्रेटेजी लेके चला था कि क्योंकि उसको 2 प्रोविंसेस में इंटरनल रिवोल्ट था यूक्रेन के, और उनसे उनको इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर किया। तो वो ये स्ट्रेटेजी लेके चला था कि मैं बिना बेसिक सिविलियन लाइफ के लॉस के और उसके इस जगह के ऊपर और थोड़ा मैं अपना पावर दिखा करके मैं ज़ोरेस्की को नीचे कर दूंगा। तो सर इसमें इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि अगर किसी देश को आपको मारना है तो हुक्का पानी बंद कर दो, देश अपने आप खत्म। मैडम ऐसा है दुनिया में एक मुझे जंग दिखा। ठीक है, एक अहम खबर आ गई है यूक्रेन रूस युद्ध पर। अमेरिका से ये बड़ी खबर आ रही है। 74% अमेरिकी चाहते हैं कि यूक्रेन में नो फ्लाई जोन लागू हो। 74% अमेरिकी। रॉयटर्स और इप्सॉस के सर्वे के चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। 80% अमेरिकी चाहते हैं रूस से तेल खरीदना बंद हो, यानी रशिया के ऊपर तमाम तरह की पाबंदियों के समर्थन में सर लोग नजर आ रहे हैं, अमेरिकी नजर आ रहे हैं। कुछ नहीं नजर आ रहे हैं। सच्चाई यह है कि $2 बिलियन का लॉस सामने देख रहे हैं पाश्चात्य देश। क्यों? क्योंकि उनके प्लेन्स की लीसिंग उन्होंने बंद कर दी है और ये उनका पहल उनके खुद के पैर काट गया। लेकिन पहले से जब प्रतिबंध की बात कर रहे हैं, मैं बड़े प्रतिबंध लगे हुए हैं, उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं सर। खबर यह है कि एरोफ्लोट के जो सीईओ थे वो रिजाइन करके देश भाग चुके हैं। एक ही एरोफ्लोट को नेशनलाइज करने की प्लानिंग हो रही है। रूस की अथॉरिटी ने कह दिया कि बाकी एयरलाइंस जो है अपना देख ले, हम नहीं संभाल सकते। इसका मतलब यह है कि जो दुधारी तलवार है जिसकी बात अग्रवाल सर कर रहे हैं, उससे ज्यादा वो तो रूस को काटता नजर आ रहा है। नहीं, ऐसा है कि रूस अमेरिका को नहीं, दोनों को असर पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रूस के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, रूस की इकोनॉमी भी अफेक्टेड होगी। लेकिन जब हम देखें कि कौन ज्यादा बड़ा गेम खेल रहा है, किसको ज्यादा नुकसान होगा, कि इसीलिए नेटो कंट्रीज पूरी तरह से अमेरिका का साथ नहीं दे। तो रूस इस लॉस में कितने साल पीछे चला जाएगा? नहीं, ऐसा है कि रूस अगर वो सिर्फ जमीन हथिया लेता है या एक देश बना लेता है, यूक्रेन को काट देता है, लेकिन वो जो पुतिन की लीडरशिप में गेन कर पाया है इकोनॉमी के तौर पे, देश के तौर पे, वो खुद को कितने पीछे ले जाने की तैयारी? ऐसा है कि अभी तो पुतिन कुछ नहीं सोच रहा है। अभी उसका उद्देश्य है कि यूक्रेन को मैंने सत्ता परिवर्तन करना है। अब जो लॉसेज हैं, गेन्स हैं, वो बाद में देखे जाएंगे। और जिस प्रकार से नया एक्सेस निकल के आ रहा है, रशिया, चाइना और जो बाकी कंट्रीज हैं, ईरान है, इनके साथ जो उनका भी नहीं, लेकिन कपिल सर आपसे एक सवाल लेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है, सबसे पहले वो बता देते हैं। यूक्रेन में नो फ्लाई जोन लागू करने से नाटो ने इनकार कर दिया है। नाराज ज़ेलेंस्की ने नाटो पर बड़ा बयान दिया है, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि आज से मरने वाला हर शख्स आपकी वजह से मरेगा। ज़ेलेंस्की ने यह कहा है नाटो को लेकर, अगर यूक्रेन नहीं बचेगा तो यूरोप भी नहीं बचने वाला है। यूएनएससी में यूक्रेन की नो फ्लाई जोन लागू करने की मांग थी, लेकिन यह मांग पूरी नहीं की गई। नाटो ने इससे इनकार कर दिया। क्या कहा है ज़ेलेंस्की ने, सुनिए पहले। आज नेटो शिखर सम्मेलन हुआ। ये एक कमजोर और भ्रमित शिखर सम्मेलन रहा। सम्मेलन में कहीं ऐसा नहीं लगा कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को बचाना यूरोप का नंबर 1 मकसद है। नेटो देशों को दुश्मन की सारी प्लानिंग पता है। पिछले 9 दिनों से हम भीषण जंग का सामना कर रहे हैं। वो हमारे शहरों को तबाह कर रहे हैं। वो हमारे लोगों पर, हमारे बच्चों पर, घरों पर बम बरसा रहे हैं। हमारे चर्च, स्कूल सबको तबाह कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि नेटो ने जानबूझकर यूक्रेन के आसमान को बंद नहीं किया। उन्होंने खुद ही ऐसी परिकल्पना कर ली है कि यूक्रेन के आसमान को नो फ्लाई जोन घोषित करने से रूस नेटो से सीधे तौर पर नाराज हो जाएगा। ये उनकी दुर्बलता और आपसी फूट को दर्शाता है। जो भी लोग आज इस जंग में मारे जाएंगे, इसके लिए सीधे तौर पर आप जिम्मेदार होंगे। ये सब कुछ आपकी कमजोरी, आपकी आपसी फूट का नतीजा है।
यूक्रेन की नो फ्लाई जोन की मांग को मंजूरी न देकर आज से नेटो देशों ने यूक्रेन पर बमबारी करने की हरी झंडी दिखा दी है। आप हमारे आसमान को बंद कर सकते थे। और ज़ेलेंस्की तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि नाटो जिम्मेदार होगा। कपिल सर, नाटो तो चाहता ही नहीं रशिया से पंगा लेना, इससे यही साबित होता है कि वो कह रहा है कि हम पीछे ही रहेंगे। मैंने तो 2 लाइन पहले भी कही थी और अब कह दूं, पता क्या कह रहा है? हम हवाई जहाज जोन बंद नहीं करेंगे। आपके लोग मरते हैं। मर्जी तुम्हारे मरेंगे। तो ज़ेलेंस्की को ये बात समझ नहीं आ रही क्या? बहुत वक्त हो गया। ज़ेलेंस्की इज ए कॉमेडियन, वो पॉलिटिशियन भी नहीं है सीजन्ड। उसकी मेंटल थिंकिंग क्या है मुझे बताइए। क्या ये वॉर यूं ही चलता रहेगा? सुनिए 1 मिनट, ज़ेलेंस्की ने सिर्फ एक चीज का नमूना अच्छा दिया है, राष्ट्रवाद का, कि मैं कंट्री के लिए खड़ा होकर लड़ रहा हूं। लेकिन कंट्री के लिए खड़े होकर लड़ने के लिए भी आपको डिप्लोमेसी चाहिए। हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। सर एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ पांडे जी मौजूद हैं। ये बताइए, नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करने में दिक्कत क्या है? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि डिप्लोमेसी, जो अगर नाटो ने डिक्लेयर कर दिया, इट मींस नाटो इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द वॉर, और वो हो नहीं सकता क्योंकि नाटो की जो चार्टर है वो कुछ और कहता है। तो इसी तरह से एयर स्ट्राइक होती रहेगी, यूक्रेन पर लोग मरते रहेंगे। इन्वॉल्व होने से बचना चाहते हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपका साथ आएंगे नहीं युद्ध में। दूसरा रीजन, अगर नाटो फ्लाई जोन, नो फ्लाई जोन घोषित करने का मतलब क्या? युद्ध में साथ आना होगा। देखिए, अगर मैं वही उसी हिस्से पा रहा हूं कि अगर नो फ्लाई जोन में कोई जहाज उसमें एंटर करता है तो उस पर कौन एक्शन लेगा? बिल्कुल कौन एक्शन लेगा? लेकिन सर, कंट्रीज को ये जो आप कह रहे हैं ना कि इन्वॉल्व नहीं होना चाहते अग्रवाल साहब, देखिए अब थोड़ा सा मैं तुलना लेके चलता हूं। वर्ल्ड वॉर में ऐसे ही प्लानिंग चल रही थी कि हिटलर अगर रौंदता है, रौंदते रूस में घुस जाए, हमें क्या दिक्कत, स्टालिन को मरने दो। अमेरिका चुपचाप बैठा था, वॉच कर रहा था, जब तक कि ये आग उन तक नहीं आई और फिर वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। क्या ऐसा ही कुछ दिख रहा है आपको कि चलो एक एक करके जब घुसेंगे तो नाटो इन्वॉल्व होगा, हम बचे रहेंगे, लेकिन जब आग लगती है तो बचता कौन है? देखिए, ये ज्योग्राफी की सच्चाई है कि अमेरिका ज्योग्राफी वाइज सेफ है, ज्योग्राफी वाइज। दूसरी बात, जो आपने कहा कि नेटो तो पंगे नहीं लेना चाहता है, ये बात गलत है। नेटो बिल्कुल पंगे ले रहा है अमेरिका के मार्गदर्शन से, वरना क्यों पूरब की तरफ बढ़ते आ रहा था 1997 के बाद, खास तौर से। नहीं, मेरा सवाल ये था कि ये जो वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करेगा। ये था कि ये जो वर्ल्ड वॉर में भी बच के चलने की जो कोशिश चल रही थी और अचानक से जब आग लगी तो सारी दुनिया जलने लगी। अभी भी मैं देख रहा हूं कि देश जो है सब कुछ कर तो रहे, लेकिन सोच रहे कि हमारे दरवाजे तक आग ना आए, और ये पुतिन कब हिटलर बन जाए पता नहीं। देखिए, मैंने उस दिन भी आपसे बार बार एक बात कह रहा हूं कि आप कह दें कि लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, लेकिन इन लिबरल डेमोक्रेसीज का जो कंट्रोलिंग फैक्टर है वो वहां की इकोनॉमिक पावर और मल्टीनेशनल्स हैं, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो। अभी मैं आपको रोकूंगी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के कैदी भी रूस के खिलाफ जंग लड़ने को तैयार हैं। रूस को जवाब देने की तैयारी में है यूक्रेन के कैदी, देश के लिए लड़ना चाहते हैं यूक्रेन के कैदी। जेल से सामने आया यूक्रेन के कैदियों का वीडियो, तो लगातार देशभक्ति की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। सर, जिस तरीके से आप बात कर रहे थे, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि नाटो की बात हो रही थी, नाटो इंटरफेयर नहीं कर रहा, लेकिन उसके पहले तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें जेल से सामने आई हैं और देखिए किस तरीके से सामने आके वॉलंटियर किया है यूक्रेन के कैदियों ने कि हम अपना देश इस तरीके से रशिया के हाथ में नहीं जाने देंगे। आप भी सुनिए। Мы за Украину до талого топимся. Нас не выпускают. Героям слава. Нас не выпускают. Ну мы силачи. अनुराग जी, ऐसी मजबूरी कि यूक्रेन के आम नागरिक अब युद्ध लड़ रहे हैं, जेल से कैदियों को छोड़ा जा रहा है युद्ध लड़ने के लिए। ज़ेलेंस्की की यही स्ट्रैटेजी अपने देश को बचाने के लिए? ये सिर्फ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, ऐसे कोई स्ट्रेटजी कामयाब नहीं होती। अनट्रेन्ड सोल्जर कभी भी ट्रेंड सोल्जर ये कब तक चलेगा? आज तो 10 दिन हो गए। ये रशिया का गेम प्लान है। रशिया ने कीव को आइसोलेट किया हुआ है, वो अपने स्ट्रेटजी अपने तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। उनका एम है कि कम से कम जानमाल का नुकसान हो, और वो कोशिश ये भी कर रहे हैं कि बिल्डिंग्स में ज्यादा नुकसान ना हो, सिविलियन का ज्यादा नुकसान। तो रशिया के गेम प्लान में उलझ गया यूक्रेन। सर, ये कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है कि जिस नाटो के दम पर इतने बड़े देश से भिड़ने की हिम्मत की यूक्रेन, आज वही नाटो कह रहा है कि हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे। ऐसे में अब ये युद्ध किस तरफ रुख लेगा? क्या अब यूक्रेन की बर्बादी तय है? देखिए, मेरा एनालिसिस ये है कि रशिया को जमीन नहीं चाहिए, बहुत जमीन है रशिया के पास, ठीक है, बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है। रशिया अपना डिफेंस बनाना चाहता था कि मेरे पड़ोस में नाटो ना आके बैठे, ठीक है। उस एम में रशिया सक्सेसफुल हो गया,
नाटो ने साहब मना कर दिया कि वो लड़ाई में भी नहीं जाएंगे। तो क्या वापस चला जाएगा रशिया? बात सुनिए ना, लेकिन यूएसएसआर का सपना मरा नहीं है रूस में। मेरी बात सुनिए, मरा नहीं है। नहीं सर, वो रेफरेंस बार बार आता है। आप ये कहां से खबर ले आए कि पुतिन यूएसएसआर बनाना चाहता है? 2018 में खुद कहा था, खुद कहा था राष्ट्रपति पुतिन ने। सर उसका रुख ये बताता है कि वो 1919 में ले जाना चाहते हैं रशिया को। 2018 में ये बात खुद पुतिन ने मानी थी। 1919 में तो रशिया टूटा हुआ था, 1919 के बाद स्टालिन ने बनाया। मैं आपको बताऊं कपिल जी 2018 में एक जर्नलिस्ट ने उनसे डायरेक्टली ये सवाल पूछा था, उनके सपने को लेकर बात हो रही थी, तब उन्होंने खुद ये माना था, पुतिन ने मान लिया। मुझे एक बात बताइए, यूएसएसआर को किस तरीके से तोड़ा गया था मालूम है आपको? वो हिस्ट्री। और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, जायज ठहरा रहे हैं। बड़ी खबर ब्रेकिंग नहीं ठहरा रहा, लेकिन आज मैं बता दूं 12 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ा है। 24 फरवरी के बाद यूक्रेन से लोगों का पलायन जारी है। शरणार्थियों पर संयुक्त राष्ट्र ने रिपोर्ट जारी की है, तो लोगों का देश से निकलना लगातार जारी है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ लड़ाई सेनाओं के बीच चल रही है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की एक बड़ी आबादी भी अब इस युद्ध में शामिल हो गई। सवाल बहुत बड़ा है कि सेनाएं युद्ध जीत सकती हैं, हार सकती हैं, लेकिन क्या एक देश युद्ध हार सकता है अगर वो लड़ने की ठान ले? इस पर भी बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। Face, chest, armpit, neck, legs, nose, groin, head and back. Adaptable to every body. Philips all-in-one trimmer. Philips. चुटकी में पॉलिसी चाहिए? पहले ये डिसाइड करो कि गारंटीड रिटर्न्स चाहिए या सिर्फ इंश्योरेंस कवरेज। फिर कवरेज और क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा होना चाहिए। देखा, किसी भी हाल में आपको मिलती है बेस्ट इंश्योरेंस एडवाइस। renewy.com स्मार्ट टेक